मैं हूं इप्शिता सिंह। आम्रपाली ग्रुप ईटीवी बिहारी हो तो ऐसा अवार्ड का दूसरा एपिसोड लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। इस बार भी हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने की आशा कभी नहीं छोड़ी। सेवांजलि वो एक ऐसे समाज से आती हैं जहां पर लड़कियों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाती है। लड़कियां जब बड़ी होती हैं तब उनकी शादी करके ससुराल भेज दिया जाता है। पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, अपना करियर बनाने जैसे उनके सपने शादी के साथ ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाऊंगी जिसने दकियानूसी परंपराओं को तोड़कर अपनी राह खुद बनाई है और पूरे समाज के लिए एक मिसाल बनी है। मिलते हैं बेगूसराय की सेवांजलि से। सेवांजलि देखने में एक आम लड़की जैसी ही लगती हैं, लेकिन एक खास चीज उसे और लड़कियों से अलग करता है और वो है फुटबॉल के मैदान पर इनका हुनर। बेगूसराय जिले के बरौनी फ्लैग गांव की रहने वाली 23 साल की शिवांजलि ने अंडर 19 स्तर पर बिहार और देश का प्रतिनिधित्व कर अपने गांव और राज्य का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो मेरे यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा था कि मुझे खेलने का अंदर से, यहाँ के हमसे जो बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी वो सब मैच खेल रही थी, तो मुझे, और यहाँ पे हर एक साल मैच होता है, तो यहाँ पे मैं मैच देखने आई और मुझे लगा कि मैं भी मैच खेलूं। सेवांजलि न केवल अपने लगन के दम पर फुटबॉल के मैदान में हर दिन नई ऊंचाइयों को छुआ है, बल्कि वो मजबूत इरादों से कई दकियानुसी परंपराओं को भी तोड़ रही हैं। लेकिन शिवांजलि के लिए फुटबॉल खेलने का फैसला आसान नहीं था। सबसे पहले तो यहाँ का थोड़ा सा होता है समाज का ये कि लड़कियां हैं कैसे हाफ पैंट पहन के फुटबॉल खेलेगी। घर में भी थोड़ा सा अलाउ नहीं था कि लड़कियां, उसमें भी लड़कियां ये फुटबॉल लड़कों का फुटबॉल है, इतना हार्ड गेम कैसे खेलेगी। लेकिन इन सब परिस्थितियों को झेलते हुए मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया। सेवांजलि के फुटबॉल खेलने के मुश्किल फैसले को उनके परिवार का साथ मिला। संबंधियों और गांव वालों के तानों की ना परवाह करते हुए उन्होंने फुटबॉल के मैदान पर अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी। सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा की तरफ से प्रोत्साहन मिला कि नहीं, तुमको जो मन है वो करो, और खास करके अगर तुम फुटबॉल खेलना चाहती हो तो खेलो। और ग्राउंड में आने के बाद मेरे सर संजीव कुमार उर्फ मुन्ना जो कोच है उनके सहयोग मिले। सेवांजलि ने हमेशा से ही इस सोच को बदलने की कोशिश की कि एक लड़की का काम केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके पास खुला आसमान है। शिवांजलि के लगन को देखते हुए जल्द ही कई धारणाएं टूटने लगी। गांव की कई और लड़कियों में फुटबॉल खेलने के प्रति उत्साह जागा। आज उनके गांव बरौनी फ्लैग से 10 से ज्यादा लड़कियां कई क्लबों, टीमों के लिए राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ। जो मेरी दोस्त जो मेरे साथ पढ़ती है, खेलती है, सो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल भी गई थी ये कैंप करने के लिए। हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हम घर में भी बताए, जो मेरी सहेली है वो नेशनल लेवल पे इसका चुनाव हो चुका है। सो मेरे घर में से सब भी बोले इसको बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा ऐसा फ्रेंड होना चाहिए हर किसी को। सेवांजलि के फुटबॉल के प्रति निष्ठा और लगाव से आज उसके टीचर और सहेलियां काफी खुश हैं। उनके कोच को भी लगता है कि अभी और कई उपलब्धियां हैं जिन्हें सेवांजलि अपनी झोली में समेट लेंगी। आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट, कोई जल्दी सीख जाते हैं, कोई थोड़ा देर में सीखते हैं। वही उसमें था, कोई भी चीज़ को अगर मैं बोलता था तो फॉलो जल्दी करती। इसी कारण वो क्या की, जितनी प्लेयर उसके साथ शुरू की थी उससे वो ज़्यादा सीखी नहीं। उन्हें बिहार का भी प्रतिनिधित्व कैप्टन किया 2-3 साल। मेरे बेगूसराय की कैप्टन है वो। और मैच में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट का मैच हो या जो भी मैच, बिहार में उसको सेवांजलि नाम से जानते हैं पूरा गेम में। हर परेशानी से लड़ते हुए सेवांजलि आज महिला फुटबॉल में अपना नाम बनाया है, लेकिन वो चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहती हैं। सेवांजलि की इच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो देश का प्रतिनिधित्व करें। घर की चार दीवारी से निकलकर फुटबॉल के मैदान तक सेवांजलि का यह सफर अभी और भी आगे जाएगा।
लेकिन फिलहाल हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जिनका पढ़ाने का तरीका तो अनोखा है ही, उनसे पढ़ने वाले बच्चे भी आम नहीं हैं। मैं बात कर रही हूं नवादा जिले के विश्वनाथ विश्वकर्मा की, जिन्होंने रेल की पटरियों, ट्रेन और प्लेटफॉर्म को ही क्लासरूम में तब्दील कर दिया। ये पिछले 22 साल से बच्चों में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। आइए मिलते हैं इस अनोखे शिक्षक से। वीरेंद्र बड़ा होकर कुछ बनना चाहता है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो कभी कभार ही स्कूल जा पाता है। ट्रेन में काम करने के दौरान उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ कभी पढ़ भी पाएगा। पढ़ते हैं प्राथमिक विद्यालय में, बेचते हैं तो ट्रेन पर आते हैं सर तो पढ़ा देते हैं तो पढ़ लेते हैं आधा घंटा। वीरेंद्र जैसे कई और बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। इन जैसे कई बच्चों का भविष्य संवारने का जिम्मा उठाया है नवादा जिले के विश्वनाथ विश्वकर्मा ने। चूंकि मैं मूल रूप से शिक्षक हूं, मुझे ये लगा कि इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचना चाहिए, लेकिन किसी कारण से ये बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। मैं उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले 22 सालों से विश्वनाथ विश्वकर्मा ट्रेन में बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं। 51 साल के विश्वनाथ विश्वकर्मा बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं और पेशे से एक शिक्षक हैं। जब भी वो इन बच्चों को देखते हैं तो उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण विश्वकर्मा को भी अपनी पढ़ाई पूरी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ज़्यादातर आर्थिक कारण के ही चलते बच्चे ट्रेन में चले आते हैं, चिनिया बादाम बेचते हैं, मूंगफली बेचते हैं, जूता पॉलिश करते हैं, मकई बेचते हैं। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं पहुंच पाए, मैं उनको मोबाइल स्कूल के माध्यम से पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आज विश्वनाथ विश्वकर्मा गया के राजकीय सर्वोदय जिले स्कूल जेठियान में हेडमास्टर हैं और आज भी रोज नवादा से गया स्कूल जाने के लिए ट्रेन से सफर करते हैं। 22 सालों के दौरान विश्वकर्मा का बच्चों को पढ़ाने का ये मिशन बदस्तूर जारी है। आज तक करीब 2500 बच्चों को विश्वकर्मा बिना किसी सरकारी सहायता के शिक्षित कर चुके हैं। लगभग 2500 से अधिक बच्चे हमारे साक्षर भी हुए और इसी दरमियान करीब करीब लगभग हमारे 60-65 बच्चे सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा पास किए। विश्वनाथ विश्वकर्मा हर शाम प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं और मुफ्त में कॉपियां और किताबें बांटते हैं। उनके ज्ञान बांटने का ये अनोखा अंदाज आज हजारों बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहा है। उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे आज अपना बिजनेस संभाल रहे हैं और कुछ नौकरियां भी कर रहे हैं। कई बच्चे जॉब में भी आए, कई बच्चों ने अपना खुद का व्यवसाय कर लिया और कई बच्चे हाई स्कूल में अभी हैं। मैं मुक्त विद्यालय के द्वारा भी उन लोगों की परीक्षाएं दिलवा रहा हूं। बोर्ड की भी परीक्षा पास किए हैं। अभी हमारे कई छात्र ग्रेजुएशन भी कर गए। विश्वनाथ विश्वकर्मा की इस निस्वार्थ शिक्षा की अलग से प्रेरणा लेकर आज कई लोग उनकी राह पर निकल पड़े हैं और उनकी तरह ही शिक्षा अभियान चला रहे हैं। मेरे अंदर भी प्रेरणा जगी और मैं भी सोचा कि कुछ जो भी शिक्षा विद्यालय से मैं जब लौटूं तो कुछ वैसे बच्चे जो शिक्षा से दूर है उसको मैं शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। तो मैं विश्वनाथ प्रसाद विश्वकर्मा जी से प्रेरित होकर मैंने ऐसा कार्य प्रारंभ किया। आज ट्रेन में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ विश्वकर्मा पत्थर तोड़ने वाले बच्चों को भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्वकर्मा को साल 2008 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आज भी उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित कर उन्हें बेहतर भविष्य की ओर मोड़ सकें। जल अनमोल है, जल ही जीवन है। ये बातें हमने बचपन से पढ़ी भी हैं और सुनी भी हैं। लेकिन विकास की दौड़ में हमने जल संरक्षण को कहीं ना कहीं नजरअंदाज भी किया है। डॉक्टर विनोद मिश्र बिहार के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने जल संरक्षण को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने करीब 12,000 ऐसे तालाबों का पता लगाया जो आज विलुप्त हो चुके हैं। कौन है डॉक्टर विनोद मिश्र और कैसे करते हैं ये जल संरक्षण, आइए देखते हैं उनकी कहानी। जल की जरूरत सभी को है,
लेकिन कम ही लोग हैं जो जल संरक्षण की जरूरत को समझते हैं। कैमूर जिले के डॉक्टर विनोद मिश्र एक ऐसे जल नायक हैं जिन्होंने लोगों को पानी की अहमियत समझाने का बीड़ा उठाया है। स्कूल कॉलेज में वर्कशॉप के जरिए जल संरक्षण पर युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हमारे विचार से परिभाषा है कि दौड़ते हुए जल को चलना सिखाओ, चलते जल को रेंगना सिखाओ, रेंगे हुए जल को रोको और उस रुके हुए जल को धरती के पेट में डाल दो। यही जल संरक्षण है। 50 साल के विनोद मिश्र की इस जल मिशन की शुरुआत 2005 में राजधानी दिल्ली से शुरू हुई। उन्होंने दिल्ली में 700 तालाबों की खोज करने और उनके जीर्णोद्धार कराने में सहयोग दिया। दिल्ली से बिहार लौटने के बाद साल 2007 में उन किसानों के हित में काम करना शुरू किया जिन्हें सरकारी महकमों से ये नोटिस मिला था कि वो बोरिंग के पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बार 2007-8 में अपने गांव आए थे, तो यहाँ के सरकार ने हमारे गांव के किसानों को नोटिस भेजा था कि आप लोग बोरिंग नहीं चलाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि जल का अधिकार किसानों के पास, समाज के पास या सरकार के पास? अगर सरकार मानती है कि हमारे पास जल का अधिकार है तो उसका कर्तव्य बनता है कि पूरे समाज को स्वच्छ और पर्याप्त जल प्रदान करें। पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जरूरी था कि जल संरक्षण पर ध्यान दिया जाए और इसके लिए जरूरी था जल स्रोतों के बारे में जानना। डॉक्टर विनोद मिश्र ने इसी सिलसिले में RTI दाखिल की और इसके जरिए कैमूर और रोहतास के पोखर, पईन, आहर जैसे जल स्रोतों की जानकारी हासिल की। इसी दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। लगभग 12,000 ऐसे तालाबों का पता लगाया जो आज विलुप्त हो चुके हैं। रोहतास और कैमूर मिलकर 12,000 तालाबों को ढूंढा है। उसमें एक और प्रश्न है, ये और तालाब बढ़ेंगे क्योंकि विभिन्न प्रखंडों की सूचना अभी आनी बाकी है, कुछ अधूरी सूचना है। रोहतास में मात्र 19 प्रखंडों में 7 प्रखंडों का दिया गया है। हम जिस तालाब पर बैठे हैं सारी दुनिया देख रही है, हमें सरकार ने नहीं बताया है कि ये गोड़ासरा का तालाब है। तो अभी हम लड़ाई जारी है, हम सरकार से मांगेंगे कि उनसे कहना पड़ेगा कि नहीं ये गोड़ासरा का तालाब है। जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर मिश्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था लोगों को, ग्राम पंचायतों को और प्रशासन को भी जल संरक्षण के बारे में सजग बनाना। आज कोशिशों का नतीजा है कि 100 से भी ज्यादा तालाबों का जीर्णोद्धार हो चुका है। सरकार को हमने कहा भी है, नीतीश को मैंने पत्र भी लिखा है कि नीतीश जी आप जल के नीति बनाओ, बिहार की वाटर पॉलिसी और नदी नीति बनाइए। उस नदी नीति में, जल नीति में जल के अधिकार को समाज के पास दो। समाज जिसका समझ जाएगा कि ये पानी हमारा है, ये तालाब हमारा है, तो समाज जानता है कि इसको संरक्षित कैसे किया जाता है। तो जल का अधिकार समाज को दिया जाए। कुछ सालों पहले शुरू हुई इस जल क्रांति का रंग अब फैलने लगा है। आज उनकी ही कड़ी मेहनत का नतीजा है कि गांव के लोग अब डॉक्टर विनोद के इस प्रयास के साझेदार बनाते जा रहे हैं। विनोद कुमार मिश्रा जी आए और पानी की बहुत परेशानी थे। यहाँ अपना सुविधा और व्यवस्था बताए कि पोखरा खना करके पानी रोकने का व्यवस्था कीजिएगा और नहाने धोने का व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था। पानी जितने स्थायी आप लोग रोकेंगे उतने जेठ में आप लोगों को सुविधा मिलेंगे। जल संरक्षण जैसे संजीदा मुद्दे की जंग में विनोद मिश्र समाज के हर शख्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि आने वाली जिंदगी बूंद बूंद के लिए ना तरसे। हमारा कैमूर, हमारा बिहार पानीदार और हरा भरा बने और इसके साथ पूरे समाज को मुझे जोड़ना है। जल धर्म और जल कर्म में हमारा पूरा समाज जुटे और जब तक जुटेगा नहीं तब तक हमारा ये जल संरक्षण अधूरा रहेगा। बिहारी आगे बढ़ना चाहता है और कई ऐसे बिहारी हैं जिन्होंने बिहार के इस विकास की एक जो रेलगाड़ी है उसे पटरी पर लाया है, उसे आगे बढ़ाया है। दरअसल ये है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कि बिहार की लीडरशिप को, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को जो अपनी मेहनत से और आइडियाज से नए काम कर रहे हैं, जो बदलते हुए हिंदुस्तान को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसे लोगों को ला करके सम्मानित किया जाएगा, उनको पहचान दी जाएगी। बुलंद जज्बे और मजबूत इरादों वाले बिहार के बेमिसाल लोगों की कहानियां और भी हैं, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। 92 में भारत सरकार ने मुझको जर्मनी भेजा, जर्मनी फेस्टिवल में
वहाँ लोग हमको हॉलैंड में और वहाँ लोग रोकना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना सेवा अपने देश में, भारत में दूंगा। हम तो बिहारी हैं, हम तो बिहारी हैं। बिहारी हो तो ऐसा, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बिहारियों ने ऐसी कर्तव्य करके दिखाए हैं जिससे देश के हर क्षेत्र में बिहारियों की मोहर, उनकी स्टैंप दिखाई देती है। आज इतने बिहारी हैं कि उन सबको सम्मानित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, परंतु जो भी नाम हमारे सामने आए सबके सब एक से एक बढ़ कर के थे। बिहारी हो तो ऐसा हो कि इस सम्मान में उन लोगों को चुना गया है जिनका बड़ा नाम है, बड़ा काम है, लेकिन ऐसे लोग भी शामिल किए गए हैं जो गुमनामी में हैं, मगर जिनका काम बहुत बड़ा है। इस कार्यक्रम में बिहार के छिपे हुए टैलेंट को आगे लाना और विभिन्न प्रतिभाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं उन्हें मान्यता देना, जनता की वाहवाही दिलाना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नए मिसाल बनते लोगों की ये खास कहानियां। भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे मुश्किल शैलियों में से एक है ध्रुपद, और ध्रुपद गायन में दरभंगा के पंडित अभय नारायण मलिक का एक खास स्थान है। बचपन से ही पंडित जी संगीत साधना में ऐसे रमे कि उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में ध्रुपद गायकी में पंडित अभय नारायण की तूती बोलती है। मिलते हैं पंडित अभय नारायण मलिक से। ध्रुपद गायकी की ऐसी आवाज जिसे सुनकर श्रोता न केवल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं बल्कि दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। गायकी में नए नए प्रयोग करने वाले पंडित अभय नारायण मलिक ने अपनी ध्रुपद गायन शैली से ऐसी पहचान बनाई है कि आज देश और दुनिया में उनके हजारों प्रशंसक के साथ बड़ी संख्या में शिष्य भी जुड़ते जा रहे हैं। दरभंगा जिले में अमटा निवासी अभय नारायण की ध्रुपद गायकी की शुरुआत बचपन से ही हो गई। बेगम अख्तर के ट्यून में मैं गाते हुए अपना जा रहा था, तो चचा साहब ने सुना, उनका लक्ष्मण मलिक नाम था। उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत ट्रू कॉपी किया है बेगम अख्तर की आवाज़ में। हमारे संस्कार को देख करके हमारे गुरुजी स्वर्गीय पंडित रामचतुर मलिक जी को बड़ा आग्रह किया, तो उस दरमियान में जो है सो बड़ा उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भेजो। कम उम्र में ही पंडित जी में गाने की ललक पैदा हो गई थी। वो चाचा गुरु राम चतुर मलिक के साथ लगभग 22 सालों तक जुड़े रहे। इस दौरान वो रोजाना लगभग 12 घंटे रियाज करते थे। उनकी लगन और कठिन परिश्रम का नतीजा ही है कि थोड़े समय में ही उन्होंने खूब नाम कमाया। आज भी कहा जाता है कि इस जोड़ी ने ध्रुपद को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसके बाद तो ध्रुपद ठहर सा गया है। ध्रुपद को हमारे परंपरा में, हमारे यहाँ राधा कृष्ण कर्ता राम, राम निवास सीताराम 4 भाई थे। इसमें राधा कृष्ण कर्ता राम भूपत खास से लखनऊ के नवाब के यहाँ दरभंगा महाराज टैक्स जमा करते थे, वहाँ से जो है सो उन्होंने तालीम ली भूपत खां साहब से, जिनको महारंग भी कहे जाते हैं। 3 सती हमारी यहाँ हुई हैं, 2 सती तो हमारे वंशज के हुई हैं, और 1 सती उनकी जो नौकरानी थी, उनकी जो दाई थी, वो भी सती हो गई। तो ये सती का आशीर्वाद है हमारे यहाँ ध्रुपद का। पंडित अभय नारायण मलिक ने कई रागों जैसे राग जयराम कल्याण की भी रचना की, जिसे देश भर में खूब सराहा गया। पंडित जी की गायकी से लोग इतने खुश हो जाते हैं कि ये जहां भी जाते वहां ही इन्हें बसने का ऑफर मिलता। 92 में भारत सरकार ने मुझको जर्मनी भेजा, जर्मनी फेस्टिवल में। वहाँ लोग हमको हॉलैंड में और वहाँ लोग रोकना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना सेवा अपने देश में, भारत में दूंगा। यहाँ जो है सो वैसे संगीत प्रचार प्रसार के लिए ठीक है, गए वहाँ जर्मनी गए। 81 में हम रोम इटली भी गए, वहाँ भी ध्रुपद गाया। पंडित अभय नारायण मलिक ने शास्त्रीय संगीत का कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा है जिसे उन्होंने ना गाया हो। खास तौर पर धमार, ख्याल, ठुमरी, चैती, कजरी, गीत, गजल और भजन हर शैली में अपने गायन की छाप छोड़ी है। आज पंडित अभय नारायण मलिक की ख्वाहिश है कि जो मुकाम वो खुद नहीं हासिल कर पाए, उसे उनके शिष्य हासिल करें। उन्हें लगता है कि अगर आज शिष्यों को ध्रुपद की बारीकियों से रूबरू नहीं कराया गया, तो ये विद्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
ध्रुपद सती की आशीर्वाद से एक न एक जो है सो गायक ऐसा ध्रुपद गायन का होगा जो भारत में, भारत से बाहर उसकी ख्याति होगी, और उसको साधना करना है और उसको जीवित रखना है। ध्रुपद गायन में खुशी के मौके पर ईश्वर को रिझाने के लिए गाया जाता है। पंडित अभय नारायण के पुत्र संजय भी ध्रुपद की बारीकियों को बखूबी निभाते हैं। ध्रुपद गायकी को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए पंडित जी को राष्ट्रपति सम्मान के साथ साथ संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी मिली है। लेकिन पंडित जी का मानना है कि पुरस्कारों के अलावा ध्रुपद शैली को जीवित रखने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। आज के इस खास एपिसोड में जिन लोगों से हमने आपकी मुलाकात करवाई वो इस बात की मिसाल है कि अगर इंसान कुछ करने की सोच ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जहां चाहा है वहां रहा है। ये महज एक मिसाल नहीं है, इसे जी कर दिखाने वाले हमारे आपके समाज में मौजूद हैं। ऐसे ही कुछ और लोगों से हम आपकी मुलाकात अगले हफ्ते भी करवाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।